दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 मार्च 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा एक रिसर्च के मुताबिक बिहार के कई जिलों में भूजल स्तर में भारी गिरावट देखने को मिली है। जी हां, यानी कि पीने का पानी काफी नीचे चला गया है जमीन से। भूजल स्तर में गिरावट सरकार के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। खबर के अनुसार सारण, सिवान, सुपौल समेत 15 जिलों में भूजल स्तर सबसे ज्यादा गिरा है। अगर कोई जरूरी कदम नहीं उठाया गया तो फिर आने वाले दिनों में इन जिलों में पानी की किल्लत हो सकती है और फिर लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दूं कि पिछले 2 साल के अंदर बिहार के औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, सीतामढ़ी, शिवहर, खगड़िया, सहरसा, कटिहार, किशनगंज, अररिया जैसे जिलों में भूजल स्तर में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। यानी कि इन जिलों में पीने का पानी काफी जमीन से नीचे चला गया है। जी हाँ, यानी कि अगर आपको एक मिसाल के तौर पर समझाया जाए तो 20 फीट पर पहले जो पानी निकलता था अभी वह पानी 25 फीट पर निकल रहा है, 30 फीट पर निकल रहा है। अच्छा, आने वाले समय में भूजल स्तर और भी नीचे जा सकता है अगर सही समय पर कदम नहीं उठाया गया तो। दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमलों के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जब पटना पुलिस ने बताया है कि मजदूरों पर हमले के फेक वीडियो बिहार में ही शूट किए गए थे और इन वीडियोस को शूट करने वाले शख्स का नाम राकेश रंजन कुमार सिंह है, जिसने पटना के बंगाली टोला इलाके में एक घर किराए पर लिया और वहां मजदूरों से मारपीट का फेक वीडियो शूट किया। पटना पुलिस के एक अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया है कि पुलिस ने 8 मार्च को गोपालगंज में रंजन कुमार को गिरफ्तार किया है। 10 मार्च को रंजन कुमार सिंह के घर पर छापेमारी की। रंजन कुमार सिंह ने कमरे का इस्तेमाल तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के साथ मारपीट का एक नकली वीडियो बनाने के लिए किया था। जब पूछताछ के दौरान उसने 6 मार्च को फेक वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए एक घर किराए पर लेने की बात स्वीकार की। अधिकारी ने बताया है कि रंजन कुमार ने वीडियो में अनिल यादव और आदित्य कुमार नाम के 2 लोगों को घायल मजदूरों के रूप में दिखाया। आरोपी रंजन ने नकली चोटों को दिखाने के लिए कपास पट्टी और फिर बीटाडीन भी खरीदी थी और मेकअप का इस्तेमाल किया था। उसने अपने फोन से वीडियो शूट करके मनीष कश्यप नाम के एक यूट्यूबर को दिया था, जो अपने फेसबुक और ट्विटर पर सच तक न्यूज चैनल का पेज चलाते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया है कि मनीष कश्यप के कहने पर ही फेक वीडियो बनाया था। जो उसके लिए मनीष कश्यप ने उसे अच्छे पैसे देने का आश्वासन दिया था। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले 6 महीने से अधिक समय से बारिश नहीं होने के कारण इस साल चैत में ही अधिकतर नदियां सूखने के कगार पर पहुंच गई है। नदियों में 2-3 फीट ही पानी बचा हुआ है, जबकि पिछले साल मार्च महीने में नदियों में 5 से 7 फुट पानी था। जहां अधिकतर जगहों पर नदियों में जल कुंभी उग आई है। बिहार के कई नदियों में पानी समाप्त होने की कगार पर है। इसके साथ ही गांव के तालाबों का जलस्तर भी दिनों दिन तेजी से घट रहा है। बिहार के ग्रामीणों का कहना है कि माघ में बारिश नहीं होने के कारण रबी के साथ आम एवं लीची की फसल प्रभावित हुई है। जलस्तर धीरे धीरे नीचे गिरने के कारण पेयजल की समस्या विकराल होने की आशंका बढ़ गई है। ग्रामीणों की माने तो यही स्थिति रहने पर वैशाख एवं जेठ माह में नदियों एवं तालाब में पानी का दर्शन दुर्लभ हो सकता है। आपको बता दूं कि जलस्तर गिरने से कई गांव में चापाकलों से पानी आना बंद हो जाता है। अधिकतर पंचायतों में पेयजल के लिए लगाई गई नल जल योजना का जल लोगों को जलापूर्ति करने में सक्षम साबित हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि H3N2 वायरस को लेकर के केंद्र सरकार ने अब बिहार सहित तमाम राज्यों को एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसके बाद बिहार सरकार और फिर स्वास्थ्य विभाग ने H3N2 फ्लू वायरस को लेकर के अस्पताल को अलर्ट किया है। दरअसल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सभी राज्यों के लिए H3N2 फ्लू वायरस से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने के सुझाव दिए हैं, जिसमें लोगों को बीमारी से बचने के लिए मास्क लगाने, भीड़ भाड़ वाले स्थान से दूरी बनाने, सर्दी जुकाम होने की स्थिति में तत्काल डॉक्टरी सलाह लेने जैसे कदम उठाने को कहा गया है। आपको बता दूं कि H3N2 नाम की एक नई वायरस ने दस्तक दी है। हालांकि ये वायरस बहुत पुराना है लेकिन अभी फिर से इसकी चर्चा हो रही है।
अब ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में ये अपने पांव धीरे धीरे पसार रहे हैं। अगर सही समय पर सही कदम नहीं उठाया गया तो फिर इस वायरस से लोगों को काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। इस बीमारी को देखते हुए पटना एम्स प्रशासन अलर्ट मोड में हो गया है, जहाँ इस वायरस से बचाव के सभी इंतजाम किए गए हैं। अस्पताल प्रशासन के पास भी पूरे संसाधन उपलब्ध है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी करके आइसोलेशन वार्ड और फिर आईसीयू तैयार रखने का निर्देश दिया गया है। जरूरत पड़ने पर पटना एम्स में तुरंत 30 बेड के आइसोलेशन वार्ड तैयार होंगे। आपको बता दें कि पटना एम्स की ओर से सोमवार को इस वायरस के बारे में और बचाव से संबंधित जानकारी दी गई है। दोस्तों, AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी पद यात्रा का दाव चलने की तैयारी कर रहे हैं सीमांचल में। खबर है कि वे बिहार के अहम सीमांचल क्षेत्र में अधिकार पद यात्रा निकालने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ओवैसी की ये पहल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की चिंताएं बढ़ा सकती है। असदुद्दीन ओवैसी की पदयात्रा में खास फोकस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में होगा, जब वे सीमांचल के 2 बड़े शहरों पूर्णिया और किशनगंज में 18 और 19 मार्च को यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वे पूर्णिया के बैसी, अमूर और फिर किशनगंज जिले के कुछ स्थानों पर पहुंचेंगे, जहां पार्टी के नेता जनता से मुलाकात करेंगे और फिर सीमांचल के मुद्दे पर बात करेंगे। आपको बता दूं कि सीमांचल में AIMIM की खासी चुनावी मौजूदगी है। साल 2020 विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में AIMIM के 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD में शामिल हो गए थे। बाद में नीतीश कुमार ने भी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से दूरी बनाकर के महागठबंधन का साथ चुना था। दरअसल सीमांचल में 4 लोकसभा और फिर 24 विधानसभा सीटें हैं। जी हाँ, साल 2019 लोकसभा चुनाव में JDU ने 2 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा और कांग्रेस के खाते में 1-1 सीट आई थी। वहीं पर गोपालगंज में हुए उपचुनाव में राजद को भाजपा ने महज 1794 मतों से हरा दिया था। जी हाँ, उस दौरान AIMIM के अब्दुल सलाम के खाते में 12,000 से ज़्यादा वोट आए थे। तब तेजस्वी यादव ने माना था कि राजद उम्मीदवार की हार में AIMIM की बड़ी भूमिका रही है। साथ ही उन्होंने इसे भाजपा की बी टीम भी करार दिया था। दोस्तों, बात करते हैं कि जल्द ही देश के बड़े अस्पताल अब अपना खुद का मेडिकल कॉलेज भी खोल सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में इसे लेकर के एक बड़ी बैठक हुई है, जहां इस बैठक में करीब 62 बड़े अस्पतालों ने शिरकत की है। MBBS की सीट बढ़ाने और बाहर पढ़ाई करने जाने वाले छात्रों को ध्यान में रख करके यह फैसला लिया गया है। कई छात्र सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीटें ना मिलने, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की ज़्यादा फीस या फिर वहां पढ़ाई का अच्छा इंतजाम ना होने की वजह से हर साल मेडिकल की पढ़ाई से बाहर हो जाते हैं। इसके पीछे देश में मेडिकल की शिक्षा को अफोर्डेबल बनाने का मकसद है। करीब 10 से 12 अस्पतालों में इस पर काम करना भी शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के आंकड़ा जुटाने का काम विधिवत 15 अप्रैल से शुरू होगा, जो तय समय के तहत 16 मई तक चलेगा। इस कार्य को लेकर के बताया जा रहा है कि इस कार्य के लिए जिन शिक्षक परगनों को लगाया गया है वह अपनी सुविधा के हिसाब से शेड्यूल बना करके जाति आधारित गणना के काम को निष्पादित करेंगे। बताया गया है कि अन्य कार्यक्रमों की तरह जाति आधारित गणना का काम संचालित नहीं होगा। बीते समय में ये होता था कि टीचर को अगर किसी सरकारी योजना के काम में लगाया जाता था तो फिर स्कूल बंद हो जाता था, जहाँ स्कूल बंद होने की नौबत आ जाती थी। इस बार ये व्यवस्था की गई है कि जाति आधारित गणना के काम में लगाए गए शिक्षक पहले स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद जाति गणना काम करने के लिए निकलेंगे। आपको बता दूं कि जातिगत जनगणना के लिए जो परगणक हैं उन्हें इस काम के लिए 1 महीने के लिए 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र में कल भी हंगामा देखने को मिला। कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया। लॉ एंड ऑर्डर और फिर अन्य मुद्दों पर बीजेपी ने विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया। जी हाँ, आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर के जबरदस्त हंगामा हुआ, जब भाजपा विधायक लखेंद्र पासवान ने हंगामा करते हुए माइक को तोड़ दिया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस पर कार्रवाई होगी। लखेंद्र पासवान पातेपुर से बीजेपी के विधायक हैं, जहां बीजेपी विधायकों ने जमकर के हंगामा किया, जब वेल में आकर के नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्रवाई स्थगित होने के बाद बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जब सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि माइक तोड़ने की बात गलत है। सत्ता पक्ष के विधायकों ने हमारे दलित विधायक को गाली दी है, धमकी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार का काम सदन चलाना है तो फिर सत्ता पक्ष के विधायक वेल में क्यों आए।
उन्होंने कहा कि राज्य में जंगल राज है, अपराधियों की सरकार भ्रमित करने का काम कर रही है, लेकिन जनता सब देख रही है। इधर लखेंद्र पासवान ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि वे आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान उनका माइक बंद कर दिया गया। जब सत्ता पक्ष की ओर से मेरे लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गालियां दी गई। उन्होंने कहा कि मैंने माइक तोड़ा नहीं है, माइक खुल गया। दोस्तों, बात करते हैं कि दिन भर में हम लोग बाहर आते जाते कई भिखारियों को देखते हैं, लेकिन आपने कभी उसमें एक बात नोटिस की है कि भिखारियों के बाल काफ़ी घने होते हैं, उनके बाल झड़ते नहीं हैं, जबकि वे ना तो कभी शैम्पू लगाते हैं और ना ही कभी अपने बालों को साफ करते हैं साबुन से। इस दुनिया में करोड़ों लोग गंजेपन से बचने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन इसी दुनिया में रहने वाले और फिर सड़कों पर घूमने वाले भिखारी डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के दावे को झूठा साबित कर दिया है। अभी हम आपको इस बात का राज बताने जा रहे हैं कि आखिर भिखारी मजदूर और फिर सड़कों पर रहने वाले कुछ अन्य लोगों के बाल क्यों नहीं झड़ते। इस सवाल का जवाब ना तो एलोपैथी के डॉक्टर के पास है और ना ही आधुनिक विज्ञान की लैब वाले डॉक्टर के पास है। इसका जवाब एक आयुर्वेद नाम के प्राचीन किताब में छुपा हुआ है। उस किताब के मुताबिक जो लोग अपना जीवन यापन करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, उन लोगों की इम्यूनिटी पावर दूसरे प्रोटीन शेक पीने वाले इंसान से कई ज़्यादा अच्छी होती है। इसके कारण उनको कोई पौष्टिक आहार नहीं मिलता है और ना ही खाना खाने का कोई टाइम होता है, जहाँ उन्हें जब भी जो मिलता है वही खा लेते हैं। इस कारण उनका खाना पचाने की शक्ति बाकी 3 टाइम खाने वाले इंसान से कई ज़्यादा होती है। ये लोग अपने जीवन में जैविक खड़ी का पालन करते हैं, जहाँ उसके अनुसार सुबह जल्दी उठते हैं और फिर शाम होते ही सो जाते हैं। वहीं धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव में रहते हैं और फिर ठंड से बचने के लिए लकड़ी जला करके बैठते हैं। इसके अलावा ये लोग किसी भी प्रकार का जीवन में तनाव नहीं लेते। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों में के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि उन्हें विश्वास है कि युवा शक्ति के बल पर भारत 2047 तक विश्व गुरु बन जाएगा। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 को संबोधित करते हुए मंत्री ने यह बातें कही है। एक बयान के मुताबिक पुरी ने कहा कि हाल के वर्षों के दौरान देश में स्टार्टअप में वृद्धि युवाओं की उद्यमशीलता की प्रकृति को दर्शाती है। दोस्तों, बात करते हैं कि राजद नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने ईडी रेड को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। जब दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए छापेमारी की पूरी कहानी शेयर की है, बताई है। उन्होंने कहा कि जब सीबीआई और ईडी वाले मेरे घर पहुंचे तो फिर उनकी तलाशी का काम आधे घंटे में ही खत्म हो गया। जब उसके बाद भी वे लोग बैठे रहे। हम लोगों ने उनसे पूछा कि भाई काम खत्म हो गया है तो फिर जाइए ना, लेकिन वे बिना कुछ बोले बैठे रहे। जब थोड़ी देर बाद पता चला है कि उन्हें ऊपर से आदेश था कि वहीं बैठे रहना है ताकि मीडिया में लगातार खबर चलती रहे। लोगों को लगे कि बड़ी छानबीन हो रही है, तब हम लोगों ने छापेमारी करने आए अधिकारियों की जमकर की खातिरदारी की। उन लोगों के लिए चाय, नाश्ता और खाना की व्यवस्था की। तेजस्वी यादव ने कहा है कि घर आए ईडी के अधिकारियों के स्वागत में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। दिल्ली दौरे से पटना लौटने के बाद तेजस्वी यादव सदन की कार्रवाई में शामिल होने के लिए विधानसभा पहुंचे। हालांकि विधानसभा पहुंचने के बाद सदन में जाने से पहले वे सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चैम्बर में गए। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करके ईडी की छापेमारी से जुड़ी जानकारियां उन्हें दी और बताया है कि दिल्ली में उनके आवास में क्या क्या हुआ। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से सत्र 2023-24 में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। जब सोमवार को शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में नियोजन करने के लिए ऐलान किया है। यह प्राथमिक विद्यालय में 80,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। इसके साथ ही साथ 9,500 शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली करने के लिए तैयार हो चुकी है। काफ़ी दिनों से राज्य में यानी कि बिहार में चल रहे शिक्षा विभाग और फिर शिक्षक अभ्यर्थियों के विवाद के बाद बिहार सरकार के कैबिनेट ने इस नियुक्ति प्रक्रिया के लिए हरी झंडी दिखा दी है। जल्द ही इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सरकार की ओर से बिहार में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में करीब 1,30,000 शिक्षकों की बहाली करने वाली है। राज्य के यानी कि बिहार के प्राथमिक विद्यालय में 40,506 प्रधान शिक्षकों की बहाली करने जा रही है। राज्य सरकार की ओर से उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करीब 6,000 हेडमास्टर की बहाली करने जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों में कंप्यूटर की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुल 7306 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली करने जा रही है। इसके साथ ही सरकार की ओर से उर्दू, फारसी जैसे विषयों के लिए भी शिक्षकों की नियुक्ति TTESTT के माध्यम से ली जाने की बात कही गई है।
इससे पहले भी शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पहले ही बताया था कि हम लोग बहुत जल्द शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में काफ़ी बदलाव लाने में जुटे हैं। इसी कारण सरकार को 7वें चरण के नियोजन प्रक्रिया में इतनी देर हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों से मारपीट करने वाला झूठा वीडियो प्रसारित करने के मामले में फरार मनीष कश्यप समेत अन्य 5 आरोपियों की तलाश में दिल्ली और फिर आसपास के इलाकों में छापेमारी की जा रही है। जब पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया है कि मामले की जांच चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की टीम दिल्ली गई, जहां इस मामले में तकनीकी जाँच जारी है। जल्द ही फरार आरोपियों को पकड़ाया जाएगा। इस मामले की जांच कर रही ईओयू ने अफवाह फैलाने में शामिल अन्य अभियुक्तों की तलाश भी तेज कर दी है। इसके लिए अफवाह फैलाने वाले मीडिया लिंक के साथ संदिग्ध इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स की तकनीकी जांच की जा रही है। ईओयू ने धार्मिक और झूठे वीडियो शेयर करने वाले लोगों से जुड़े जानकारी फेसबुक, ट्विटर और फिर गूगल से भी मांगी है। सूत्रों के अनुसार ट्विटर से कुछ जानकारियां मिली है। उम्मीद है कि जल्द ही फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ी जानकारियां भी शेयर की जाएगी। इसके आधार पर संदिग्धों की पहचान करके उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि होली और शबे बारात की छुट्टी के बाद बिहार मंडल बजट सत्र एक बार फिर से शुरू हो चुका है। आज के दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही बीजेपी विधायकों ने सदन में जम करके हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी विधायकों ने हंगामा करते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की और फिर साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कुर्सी छोड़ने की मांग को लेकर के आवाज उठाई। आपको बता दें कि यूपीए की सरकार में रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है। रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी देने के बदले लालू पर जमीन रजिस्ट्री कराने का आरोप है। नौकरी के बदले जिन जमीनों की रजिस्ट्री कराई गई है वह लालू प्रसाद के परिवार के नाम पर हुई है। इन घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने कुछ दिनों राबड़ी देवी, लालू प्रसाद और फिर मीसा भारती से घंटों पूछताछ की। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप है कि वे बिहार को सुचारू रूप से नहीं चला रहे हैं। नीतीश कुमार जहां खुद कहते हुए नजर आए कि भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न ही कोई किसी भ्रष्टाचारी को बचाया जाएगा, फिर जब लालू परिवार पर तेजस्वी यादव पर घोटाले को लेकर के आरोप लग रहे हैं तो फिर अब वे क्यों चुप है, वे क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जब से नीतीश राजद से हाथ मिलाए हैं तब से बिहार में अपराध के मामले बढ़ गए हैं और इस पर बीजेपी का कहना है कि अगर उनसे गद्दी नहीं संभल रही है तो फिर वे गद्दी छोड़ दें। दोस्तों बात करते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सिंगापुर में ही रहने वाली बेटी रोहिणी आचार्य नौकरी के बदले जमीन मामले में चल रही सीबीआई और फिर ईडी की जांच से बेहद खफा है। जब सोमवार को उन्होंने बीजेपी पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वे वॉशिंग मशीन है जिसमें शामिल होने के बाद भ्रष्टाचार के सभी आरोप साफ हो जाते हैं। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय का जिक्र किया है, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाए गए हैं। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया और लिखा है कि बीजेपी वह वॉशिंग मशीन है जिसको ज्वाइन करते ही भ्रष्टाचार के सारे दाग रातों रात ईमानदारी में बदल जाते हैं। यहाँ इसके कई जीवंत उदाहरण हैं। व्यापक घोटाले के आरोपी शिवराज सिंह चौहान, स्टिंग ऑपरेशन में घूस लेते पकड़े गए शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सीबीआई और ईडी की छापेमारी के बाद तेजस्वी यादव ने भाजपा पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला है। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे पास से इन लोगों को ठेंगा मिला है। इन लोगों को पहले 600 करोड़ रुपए से पहले 6000 करोड़ का हिसाब देना चाहिए। ये तो कहते थे कि मेरे पास ये खजाना मिला है। कहाँ है वह खजाना? इन लोगों को असल में मेरे पास से ठेंगा मिला है। हम लोग असल समाजवादी हैं। झूठ, अफवाह और फिर फर्जी मुकदमों से लड़ने के लिए जिगर चाहिए। हमारे पास जिगर है। भाजपा के लोगों में पूर्णिया की रैली में भीड़ देखने के बाद डर कर बैठ गए हैं। ये लोग जानते हैं कि 2024 में कोई टिकने वाला नहीं है। इन लोगों के पास से वही पुरानी कहानी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मतलब सीबीआई, ईडी या तो भ्रमित है या फिर मेरा शक्ल अडानी जी से मिलता है। 80,000 करोड़ का घोटाला छोड़ करके इतने साल से मेरे यहाँ छापे मारते हैं। इन्हें मेरे यहाँ से ठेंगा मिला है। दोस्तों बात करेंगे कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों जन सुराज पद यात्रा के दौरान बिहार का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बिहार में सिर्फ जाति के आधार पर वोट नहीं देते हैं। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी की जाति का कोई भी नहीं है। जी हाँ, फिर भी उन्हें वोट मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जाति यदि एकमात्र पहलू होती तो फिर भाजपा और नरेंद्र मोदी को बिहार में जो वोट मिल रहा है वो वोट नहीं मिल रहा होता, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जाति के लोग यहाँ है ही नहीं।
लेकिन मोदी को वोट दूसरे कारणों से मिल रहा है, जहां उनको राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट मिल रहा है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रशांत किशोर पलायन की विकरालता को बताते हुए कहा कि अभी तक 1500 से ज्यादा गाँव में घूमने के बाद ये बात सामने आई है कि गाँव में 40 से 50% युवा किसी रोजगार या फिर मजदूरी के लिए घर छोड़ करके बाहर गए हैं। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि बच्चे पहले पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, जब फिर कमाई यानी कि रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, और थोड़ी उम्र होने के बाद फिर इलाज और फिर दवाई के लिए बाहर जाते हैं। जब कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि बिहार के लोगों को पढ़ाई, कमाई और दवाई तीनों के लिए मजबूरी में बिहार से बाहर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि परिवार का एक भी साथ न रहना एक बहुत बड़ी सामाजिक त्रासदी है जो आज बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जाति चुनाव में एक तथ्य है और चुनाव में केवल वोट जाति पर नहीं पड़ते हैं। बिहार में 20% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं और वे लोग जाति के नाम पर वोट नहीं देते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में एक बार फिर से चंद्रशेखर प्रकरण को लेकर के सियासत गर्मा गई है। जहां होली की छुट्टी के बाद सोमवार को विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही सदन में विपक्ष का हंगामा भी शुरू हो गया। जब भोजन अवकाश के बाद जब दूसरी पाली की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर रही सही कसर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने पूरी कर दी। शिक्षा मंत्री को सदन के भीतर आज बजट पर भाषण देना था। चंद्रशेखर सदन के भीतर रामचरितमानस समेत अन्य धार्मिक ग्रंथों को लेकर के पहुंचे थे और फिर बजट पर चर्चा करने के बजाय रामचरितमानस के श्लोक पढ़ने लगे और अपने विवादित बयानों को सही बताने लगे, जिसके बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ और फिर बीजेपी के विधायक सदन से बाहर निकल गए। अब बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की बर्खास्तगी की मांग कर दी है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयानों पर भड़के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि चंद्रशेखर ने अपने पद और गोपनीयता का उल्लंघन किया है। यह शिक्षा मंत्री के रूप में चंद्रशेखर के भाषण का कोई महत्व नहीं है और ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मना करने के बाद भी चंद्रशेखर बार बार सांस्कृतिक विरासत पर हमला बोल रहे हैं। रामचरितमानस को लेकर के बिहार के शिक्षा मंत्री बार बार अपने बयान को दोहरा रहे हैं, जहाँ कहीं न कहीं चंद्रशेखर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही अपमान कर रहे हैं। चंद्रशेखर जैसे गैर संवैधानिक व्यक्ति को पद पर बनाए रखना बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे हर हाल में चंद्रशेखर से इस्तीफा लें। दोस्तों, बात करेंगे कि होली की छुट्टी के बाद विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। जहां सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दल बीजेपी ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से जुड़ा मामला उठाया। बीजेपी विधायक ललन कुमार द्वारा सवाल उठाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका जवाब देते हुए कहा कि बिहार में जब एनडीए की सरकार थी उस वक्त ये योजना जोर शोर से चल रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में बोलते हुए कहा कि इस योजना के तहत सैकड़ों महिलाओं को उद्यमी बनने का मौका बिहार सरकार की तरफ से दिया गया है। चयनित लोगों को उद्योग विभाग की तरफ से 10 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है। सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के विधायकों से पूछा है कि आप लोग ये सब क्यों भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सभी का है, अगर कोई अल्पसंख्यक महिला या फिर किसी अन्य वर्ग की जरूरतमंद है तो फिर उसको बता दीजिए। नीतीश कुमार ने बीजेपी से कहा है कि सभी योग्य लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उद्योग विभाग इस दिशा में अपना काम कर रहा है। आपको बता दूं कि बिहार में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और फिर राज्य में यानी कि बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत इच्छुक लोगों को सरकार 10 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराती है, जिसमें 5 लाख रुपए अनुदान के तौर पर दिए जाते हैं और फिर बाकी के 5 लाख रुपए कर्ज के रूप में सरकार देती है। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना जिले की बची हुई 142 ग्राम पंचायतों को स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध बनाने के लिए अगले माह से काम शुरू होगा। जहां ग्राम पंचायतों को ODF प्लस घोषित करने, घरों से कचरा कलेक्शन और सूखा और गीला कचरा की प्रोसेसिंग करने के स्तर पर काम होगा। इन कामों के लिए सभी ग्राम पंचायतों से एक्शन प्लान मांगा गया है। जहां इस माह के अंत तक सभी ग्राम पंचायतों को एक्शन प्लान देना है, ताकि अगले माह अप्रैल से काम शुरू हो सके। जब गांव में प्रत्येक घरों सहित पंचायतों में सरकारी संस्थानों में शौचालय का उपयोग, घरों से सूखा और गीला कचरा अलग अलग लेने के लिए 2-2 डस्टबिन देने और फिर कचरा प्रबंधन पर विशेष रूप से काम किया जाएगा। घरों से निकलने वाले गंदा पानी के बहाव की व्यवस्था के लिए नाले का निर्माण होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि 17 से 21 मार्च के बीच बिहार के सभी हिस्सों में ठनका और ओलावृष्टि की आशंका है। जी हाँ, मौसम विभाग ने इसको लेकर के किसानों को सतर्क करके एडवाइजरी जारी की है। जब मौसम विभाग के मुताबिक इस दरमियान बिहार के अधिकतर हिस्सों में 10 से 40
मिलीमीटर बारिश होने की प्रबल संभावना है। पटना के वरिष्ठ वैज्ञानिक आशीष कुमार की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक रबी की फसल पक गई है तो फिर 17 मार्च से पहले कटाई कर लें। साथ ही कटी हुई फसल को पानी के से भीगने से बचाने विशेष स्थानों का चयन कर लें। अगर मौसम खराब है तो फिर पशुधन और फिर स्वयं को बचाएं। घर से ना निकले, बिजली चमकने और फिर मेघ गर्जन के समय विशेष सतर्कता बरतें। मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया है कि मेघ गर्जन की समयावधि आधा से 1 घंटे के बीच की होती है। मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार के मुताबिक बिहार में शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। तापमान में भी अचानक से 10 डिग्री तक की गिरावट आने की संभावना है। सोमवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार जमीन के बदले नौकरी घोटाले में ईडी के छापों के बाद तेजस्वी यादव बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। वे हर रोज ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और फिर उनके नेताओं पर शब्द भेदी वान चला रहे हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि हम फर्जी इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले नहीं बल्कि रियल पब्लिक साइंस वाले समाजवादी लोग हैं। जहां भाजपाइयों के झूठ, अफवाह और फिर फर्जी राजनीतिक मुकदमों से लड़ने के लिए हमारे पास राजनीतिक जमीन है, जिगर भी है और फिर जमीर भी है। सुनो संगियो, आपके पास छलबल और धनबल है तो फिर हमारे पास जनबल है। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना और पूर्णिया के बीच अब सफ़र बेहद आसान होने वाला है। जहां पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर की अनुमति मिल गई है। जब बिहार का अपना पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल्ड हाईवे बनेगा और फिर इसकी डीपीआर बनने के लिए अब मंत्रालय ने एजेंसी तय कर लिया है। वैशाली जिले के बिदुपुर के पास से पूर्णिया तक चकाचक सड़क बनेगी, जिस पर फर्राटा भर करके अब आप केवल 3 से 4 घंटे के सफर में पटना से पूर्णिया पहुंच जाएंगे। पटना पूर्णिया के बीच एक्सप्रेस कंट्रोल वाले ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क का निर्माण होना है। इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कंसल्टेंट नियुक्त कर दिए हैं, जिनके परामर्श पर अब इसकी डीपीआर तैयार की जाएगी। ये ग्रीनफील्ड सड़क 215 किलोमीटर लंबा बनेगा और फिर इसका निर्माण भारतमाला फेज 2 प्रोजेक्ट के तहत होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि गर्मी का मौसम आते ही बिहार के अंदर एक बार फिर से आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। जहां बिहार के मुजफ्फरपुर में आवारा कुत्तों का पहाड़ लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां, महज एक दिन में इन आवारा कुत्तों ने 150 से ज़्यादा शिकार बनाया है, जिसके बाद अब लोग घर में दुबक करके रहने पर मजबूर हो गए हैं। और घर में ही रहना भलाई समझ रहे हैं। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में 100 लोग एक साथ एंटीडोज वेज की सुई लेने पहुंचे। अब तक ये आंकड़ा 40 से 50 के बीच होता था, लेकिन सोमवार को अचानक से इस तरीके से 100 से करीब लोग पहुंचने पर अस्पताल प्रशासन में हरकंप मच गया। इसके बाद जब मामले की पूछताछ की गई तो फिर मालूम चला कि आवारा कुत्तों ने एक दिन के अंदर 150 लोगों को अपना शिकार बनाया है। हालांकि अस्पताल प्रशासन की तरफ से सभी लोगों को एंटी रेबीज की सुई दे दी गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार और बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपने सभी रैंक के पुलिसकर्मी और फिर परिजनों को बड़ी खुशखबरी दी है। जी हां, बिहार पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मी और फिर उनके परिजनों को गंभीर बीमारी की स्थिति में आर्थिक सहायता देने के संबंधित नई योजना की शुरुआत की है। जहां इसके अंतर्गत गंभीर रोग से पीड़ित किसी भी रैंक के पुलिसकर्मी 3 लाख तक ब्याज फ्री लोन तत्काल मिलेगा। दरअसल एडीजी मुख्यालय ने बताया है कि पुलिसकर्मियों और फिर उनके परिजनों को गंभीर बीमारी के दौरान तुरंत इलाज के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता पड़ती है। इसे ध्यान में रखते हुए डीजीपी आरएस भट्टी के स्तर पर विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें फैसला लिया गया है कि बिहार में सभी रैंक के पुलिसकर्मी और उनके परिवार वालों को गंभीर बीमारी की स्थिति में 3 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोला जाएगा। जी हां, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में कहा कि बिहार के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जाएंगे। इसका संचालन जीविका दीदी करेंगे। लाइब्रेरी संचालन करने वाली जीविका दीदी को 6000 रुपये मानदेय मिलेंगे। जी हां, मंत्री ने कहा है कि बिहार ग्रामीण जीविका पोर्जन प्रोत्साहन समिति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बिहार के 32 जिलों के 100 प्रखंडों के में संकुल स्तर पर सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र की स्थापना की जा रही है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जैसे जैसे 2025 का चुनावी नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है, जहां लोग पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जहां सोमवार को जदयू के वरिष्ठ नेता शंभुनाथ सिन्हा ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दरअसल शंभुनाथ ने जदयू और इसके नेता पर मूल सिद्धांतों से भटकने का आरोप लगाया है। इससे पहले पूर्व सांसद मीना सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया था और वे बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब यहाँ पर शंभुनाथ सिन्हा ने जदयू पर आरोप लगाते हुए कहा कि जयप्रकाश कर्पूरी और लोहिया के सिद्धांतों पर चलने का दावा करने वाली पार्टी आज सिर्फ सुविधा भोगी अवसरवादियों की एक जमात बनकर के रह गई है। जब साथ ही उन्होंने कहा कि हजारों कार्यकर्ताओं के बलिदान से जिस पार्टी का निर्माण हुआ था वो आज उसी पार्टी में सालों से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जा रहा है, जिस वजह से हम इस्तीफा दे रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि सिमुलतला के तर्ज पर बिहार के हर एक जिले में मॉडल आवासीय विद्यालय बनाने की योजना है। वहीं प्रत्येक जिले के अच्छे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 85 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मॉडल आवासीय विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके चयन की जिम्मेदारी बिहार शिक्षा परियोजना और AN सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। इसके लिए नेतरहाट के अनुभव और फिर सिमुलतला विश्वविद्यालय के स्थापना काल से जुड़े भी शिक्षाविदों के सहयोग लिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि शोधकर्ता और फिर बिहार के विश्वविद्यालयों में शोधकर्ता की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय फेलोशिप देने का प्रस्ताव भी सरकार के अधीन है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मीडिया की बात करते हुए ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठा दिया है। सोमवार की शाम तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करने के दौरान बिल्ली की आवाज निकाली है। दरअसल तेजस्वी यादव ईडी और सीबीआई की छापेमारी पर बात कर रहे थे। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 600 करोड़ की बात सामने आ रही है, लेकिन आपको अमित शाह की क्रोनोलॉजी समझने की ज़रूरत है। सरकार बन रही थी, उस दिन भी छापेमारी हो रही थी। छापेमारी में क्या कुछ मिला वे बताएं। उन्होंने कहा कि 2017 में 8000 करोड़ की बेनामी संपत्ति की बात हुई थी। जब 6 साल हो गया, उन संपत्तियों का क्या हुआ, इसके बारे में भी पहले बता दें। जब तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीबीआई की डायरेक्टर जो भी हो, लेकिन असली डायरेक्टर अमित शाह ही होंगे। इन लोगों को अपनी स्क्रिप्ट डायलॉग बदलने चाहिए, जो हमेशा एक ही बात करते हैं। उन्होंने मीडिया को घेरते हुए कहा है कि छापे के नाम पर बीजेपी माइंड के मोदी मीडिया वाले अभी खबर चलाएंगे कि ये मिला वो मिला, शेर जैसा दहाड़ेंगे और फिर 10 दिन बाद म्याऊं करेंगे। ये तेजस्वी यादव ने कहा है, जो बिहार के डिप्टी सीएम है। दोस्तों अब बात करेंगे कि हर माँ बाप का अरमान होता है कि उसकी बेटी की शादी सरकारी नौकरी वाले लड़के से हो, जिससे उनकी बेटी पूरी जिंदगी खुश रहे। इस शादी के लिए वे जिंदगी भर की दौलत भी खर्च कर डालते हैं, लेकिन जब अगले दिन पता चलता है कि दूल्हे की सरकारी नौकरी चली गई तो फिर परिवार पर क्या बीतता होगा, ये लड़की के माँ बाप से अधिक कोई नहीं जान सकता है। जी हाँ, ऐसा ही मामला पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से सामने आया है, जहां एक पिता ने सरकारी क्लर्क से अपनी बेटी की शादी तय कर दी थी। यह शादी तो धूमधाम से हो गई, लेकिन जब अगले दिन लड़के के बारे में पता चला तो फिर लड़की वालों के पैर के तले जमीन खिसक गई। यह दरअसल लड़की की शादी प्रणब राय से हुई थी, जो साल 2017 से जलपाईगुड़ी के राजदंग केंडा मोहम्मद हाई स्कूल में क्लर्क का काम करते थे। दोनों के परिवार वाले बेहद खुश थे। बीते गुरुवार को दोनों की शादी हुई, लेकिन विदाई के दिन जैसे ही वे अपनी पत्नी को लेकर के घर लौटी तो फिर उसी दिन अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया और 842 क्लर्क की नियुक्ति को अवैध बताते हुए रद्द करने का आदेश दे दिया। जब सूची लिस्ट सार्वजनिक हुई तो उसमें प्रणब राय का भी नाम था। जब नौकरी जाने की खबर सुनते ही घर में मातम पसर गया, जब पत्नी खबर सुनकर के हक्का बक्का रह गई। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में 5 सालों में 1166 स्टूडेंट ने मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है। इसमें सबसे अधिक संख्या पीजी करने वालों की है। जब पिछले 5 सालों में 1006 MBBS स्टूडेंट ने पीजी की पढ़ाई बीच में छोड़ दी, जब वही पिछले 5 सालों में 160 स्टूडेंट ने MBBS की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। ये तथ्य RTI एक्टिविस्ट डॉक्टर विवेक पांडे द्वारा मांगी गई RTI के जवाब में सामने आया है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने इस आंकड़े को सामने रखा है। डॉक्टर विवेक पांडे कहते हैं कि नीट UG और PG पास करने के बाद भी स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। औसतन प्रतिवर्ष 300 PG स्टूडेंट बीच में पढ़ाई छोड़ रहे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि देश में आज़ादी के बाद से काफ़ी कुछ बदल चुका है। जैसे शिक्षा का स्तर भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है। जैसे शहरी और ग्रामीण इलाकों में जो बड़ा अंतर रहता था वह भी समय के साथ पटा है। लेकिन अभी भी कुछ राज्यों में साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट संतोषजनक नहीं है। जब बिहार में सबसे कम लिटरेसी रेट पाया गया है, दूसरे पायदान पर अरुणाचल प्रदेश रहा है, वहीं तीसरे नंबर पर राजस्थान आया है। जब शिक्षा मंत्रालय द्वारा ही ये जानकारी दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नवादा जिले के साइबर ठगों ने बड़ी कंपनियों की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 17 राज्यों के लोगों से 5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली है। ये एक बड़ा गिरोह है। इसका सरगना सूरज कुमार है जो वारिसलीगंज में एक्टिव है। यह खुलासा छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने किया है। पुलिस ने दावा किया है कि यह साइबर ठगी एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है। पीड़ितों में छत्तीसगढ़ के अलावा यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब जैसे राज्यों में लोग भी शामिल है। दोस्तों बात करेंगे कि साइबर ठग हर एक दिन ठगी का नया तरीका अपना रहे हैं। ताज़ा मामला राजधानी पटना का है, जहां घर बैठे रुपए कमाने का झांसा देकर के साइबर ठगों ने एक युवक के खाते से लगभग 3 लाख रुपए उड़ा लिए हैं। इस मामले को लेकर के उसने पीरबहोर पुलिस थाने में केस दर्ज कराया है। युवक ने बताया है कि पहले तो साइबर अपराधियों ने उसे घर बैठे कमाई करने की बात कहकर के कुछ रुपए भेजे, जिसके कुछ देर बाद उसके खाते से 3 लाख रुपए निकाल लिए गए। आपको बता दो कि पटना के पीरबहोर इलाके का रहने वाला है। पीड़ित इरशाद अली के अनुसार 1 मार्च को शाम 7:25 पर उनके व्हाट्सएप पर एक कंपनी का नाम लिख करके मैसेज आया और साथ में उसे जॉब ऑफर दिया गया। इसको लेकर के उसने झांसा दिया है कि यूट्यूब पर 3 लिंक भेजे जाएंगे जिन पर लाइक करना होगा। इससे घर बैठे कमाई हो सकती है। युवक ने बताया है कि 2 मार्च की सुबह 10:59 पर इरशाद को एक वीडियो का लिंक मिला और साइबर ठगों ने उसे लाइक करने के लिए कहा। जहाँ पीड़ित ने उस पर लाइक किया तो फिर उसे टेलीग्राम अकाउंट से 150 रुपये ठगों ने भेजे। इसके बाद उसके अलग अलग अकाउंट पर 1000, 1300, 4400 और फिर 5000 रुपये भेजे गए, जिससे युवक को सही लगा और फिर जालसाजों के झांसे में आ गया। फिर 5 मार्च से लेकर के 7 मार्च के बीच उसके अलग अलग खातों से 3,04,860 रुपये की निकासी साइबर जालसाजों ने कर ली। उसके बाद उसे एहसास हुआ है कि वह ठगा जा चुका है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।